नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी से मिलने, जो कि आज नए नए लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। तो राकेश पाल गोविंद जी, आपको बहुत बहुत न्यूज़ एएनआई की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं कि आप सो मच बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के। तो आज हम आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं आपके आपके जो अभी आपके जो अगला कदम होगा एक प्रेसिडेंट लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और दूसरा मैं ये जो पहला सवाल है मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब आप प्रेसिडेंट बनने के बाद लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के अब आप क्या करेंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए भाई, ऐसा है कि ये फील्ड हमारे लिए थोड़ा सा नया है, क्योंकि हम एडवोकेसी से बिलोंग करते हैं। बट ठीक है, लोगों ने अपना विश्वास मत दिया है तो हम डेफिनेटली इसमें कुछ करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो लोकल आज कहीं धर्म के क्षेत्र में अलग है, कहीं अपना स्टेटस के क्षेत्र में अलग है, हम चाहते ये है कि हम मेंबरशिप ड्राइव ओपन करें और सभी लोकल्स जो भी है प्री 42 मैं बोलना चाहूँगा, उनको हम एक छत के नीचे लेके आए और हम चाहते हैं कि हम उनको जागरूक करें कि भाई लोकल का अहमियत इस आइलैंड के लिए क्या है करके, और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए जो करना है जहाँ तक हमसे होगा हम डेफिनेटली अपने टेन्योर में करेंगे उनके लिए। ओके। सो सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि इन 3 सालों में क्या कुछ आप ऐसा कर पाएंगे कि लोग 3 सालों बाद याद करें, नहीं राकेश पाल गोविंद थे जो जिन्होंने कुछ किया था हमारे लिए अंडमान में? डेफिनेटली ऐसा तो कुछ करना है, यही उम्मीद है, यही इसीलिए आए हैं एसोसिएशन में कि यहाँ से नया एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का। सबसे पहला हम अभी हमारी जो नई कमेटी फॉर्म हुई है, हम इस कमिंग वीक में सीएस साहब, एलजी साहब, डीसी साहब से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और हम अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग हुआ था 100% यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, लोगों को शायद नहीं पता 100% एम्प्लॉयमेंट क्या है। 38% लोकल रिजर्वेशन है, 12% शेड्यूल ट्राइब है, ये 50% हो गया। 50% अब मैं आप लोगों के थ्रू अपील करना चाहूँगा, जो बाकी एसोसिएशन है, जैसे तमिल एसोसिएशन हुआ, आंध्रा एसोसिएशन हुआ, जैसे हमारे यूपी समाज का एसोसिएशन है, अब इनको ये 50% के लिए आगे आना है, हम लोगों को सपोर्ट करना है। हम लोग मिल करके ये मुद्दा रखेंगे कि इसको ऑफलाइन पब्लिश किया जाए, जो भी जॉब होगा इसको आप ऑफलाइन करें, न्यूज़पेपर में दें। यहाँ का आप पहले जैसा हमारा प्रोसीजर था, आप एम्प्लॉयमेंट से नाम मंगवाते थे, वैसा करवाइए ताकि यहाँ के बच्चों को अपॉइंटमेंट मिले। आप ऑनलाइन डालते हो तो ये जो भी नया पोस्ट आप ऑनलाइन डालते हो, मेलैंडर्स जो है वो देखते हैं, वो आकर के यहाँ अपना एप्लीकेशंस देते हैं। ये एप्लीकेशंस ये 50% जो है ना, उनके खिलाफ ही जा रहा है। अच्छा। तो ये अब हम लोग को, आइलैंडर्स को मैं बोल रहा हूँ, मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आइलैंडर्स को ये समझना चाहिए कि इस आइलैंड में रहने का उनका कीमत क्या है, और ये चीज़ उनको पॉलिटिशियन को भी बताना है अब। अच्छा, तो मेरा ये जो अगला सवाल था ये इसी से रिलेटेड था, शायद आपने उसका जवाब दे दिया है, फिर भी मतलब अब आप 3 सालों के लिए मतलब आप कुर्सी पे हैं प्रेसिडेंट के, और आपकी लीडरशिप में जो ये लोकल बॉन्ड एसोसिएशन है, तो मतलब ये 100% जो जॉब रिजर्वेशन है, तो इसके लिए का आप फाइट करेंगे? वो एक मुद्दा हमारा है जो प्राइम मुद्दा है। अभी हम सीएस साहब से मिलेंगे, क्योंकि सीएस साहब ने हाल ही में कमेटी फॉर्म किया है जिसमें कि कितना पोस्ट वैकेंट है उसको निकालना है। तो पोस्ट वैकेंट जब उनके पास लिस्ट आएगा तो डेफिनेटली हम उनको अप्रोच करेंगे, इन राइटिंग भी हम उनको देंगे। और दूसरी बात है कि रिसेंटली आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा होगा, लद्दाख है और 3-4 स्टेट ने ये इम्प्लीमेंट किया है कि 100% रिजर्वेशन उनकी अपने यूटी उनके स्टेट से होना है। तो जब वहाँ हो सकता है तो अंडमान भी पार्ट ऑफ इंडिया है, डेफिनेटली कोशिश करेंगे जी। सो सर यार, आपने जैसा कहा कांग्रेस तो आने वाली 10 तारीख को जैसे कांग्रेस हंगर स्ट्राइक पे जा रही है 100% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन के लिए हमारे अंडमान के यंग यूथ के लिए, तो और वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से हेल्प भी मांग रही है कि हमें सपोर्ट कीजिए। तो क्या लोकल बॉन्ड एसोसिएशन आपकी लीडरशिप में उनका हेल्प, आप सपोर्ट करेंगे उनका? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के जो बाईलॉज है उसके हिसाब से हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अलायंस नहीं कर सकते किसी भी मुद्दा में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अब दूसरी बात ये है कि उनके कांग्रेस ऑफिस में एक 10 दिन पहले इस मुद्दे को लेकर एक मीटिंग हुआ, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर आगे जाएगा। सिद्दीक भाई मोपला एसोसिएशन से आए, हमसे बात भी किए, हमने उनको बोला भी कि ठीक है हम 16 तारीख को मिल के बात करते हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं।
अब अगर कांग्रेस इस मुद्दे को हंगर स्ट्राइक में लेके जा रही है तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें होने वाला पॉलिटिकल पार्टी कुछ करने वाला नहीं है। ये मुद्दा 2024 में वो एक्सपोज कर रहा है, वो अपना इलेक्शन फंडा एक्सपोज कर रहा है। इससे आइलैंडर को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप लिख लीजिए भाई, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे यूथ जो है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जस्ट उनकी एक लाइक चाल है, मैनिफेस्टो है दिखाने के लिए कि आप अगले इलेक्शन के आप लिए। मुझे बताइए, ये जो इश्यूज है 2006 में किसी को नहीं पता होगा, 2006 में मैंने भी एसआई भर्ती के लिए दिया था। फर्स्ट टाइम था जब बाहर से मेलेंडर्स आकर के यहाँ भर्ती हुए हैं एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए पुलिस में। तब से ये मुद्दा चल के आ रहा है। आज कितना साल हो गया आप बताइए? आज 16 साल हो गया है। आज कांग्रेस को पता चला, आज कांग्रेस को पता चला कि भाई अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे परेशान है। क्यों आप पॉलिटिकली, मैंने उस दिन भी तन्मय भाई आए थे मेरे पास, मैंने तन्मय को बोला, तन्मय आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, आप बीजेपी में भी रहे हो, आप कांग्रेस में भी रहे हो, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही है, आप क्यों जा रहे हो पॉलिटिकल छत्रछाया में? आप आओ, हम इसको टेकअप करते हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझको अप्रोच किया, मैंने बोला हम खुले, हम एकदम ओपन सपोर्ट करेंगे, लीगली करेंगे जो भी है। हम नहीं चाहते कि कहीं मॉब लिंचिंग हो, हमारे ग्रुप से कहीं कोई जाके किसी को धक्का मारे या लड़ाई झगड़ा करे, हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट ये मुद्दा अच्छा था, अब इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है तो हम हमारे बायलॉज के हिसाब से हम नहीं जा पाएंगे। तो आपने जैसा कहा कि कांग्रेस जस्ट ये मुद्दा उठा रही है ताकि उन्हें मतलब वोट मिल सके या फिर जो उनका इलेक्शन की रणनीति है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी है जो अब सरकार बना चुकी है, उन्होंने जो सरकार बनाई है, अब बीजेपी कुछ करेगी इस पे या कुछ करी है, या फिर पिछले सालों में जो कुछ हुआ है बीजेपी का क्या रणनीति है, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, पॉलिटिकली तो मैं किसी भी पार्टी को गलत या सही नहीं बोल सकता। उनका अपना एजेंडा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, उसमें वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और करते हैं आगे लोगों के लिए। अब बीजेपी पोडलर आप देखो और मेलैंड आप देखो, बहुत फ़र्क है। आज के तारीख में अगर आप पूछो कि बीजेपी क्या कर रही है, ये मैं नहीं बता सकते, ये आपको विशाल भाई बता सकते हैं या अजय दा बता सकते हैं जो उनके प्रेसिडेंट है। बट अगर मेरे से पूछो आप, तो ये मुद्दा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास लेके जाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा उसको भी मैं खुलासा कर रहा हूँ आपको। जो भी बच्चे मेलैंड से भरते हैं ना, आइदर वो किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट्स के रिलेटिव है या कोई हाई ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स है, वही लोग यहाँ के भरते हैं। आज दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ किसी भी एंगल से आप देखो, पब्लिक से कम और एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जुड़ी है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां यही कर रही है। तो आप उनके पास जाके आप ये मुद्दा कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मुद्दा को 2024 तक वो लेके जाएंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, इलेक्शन खत्म हुआ फिर ये ठंडावस्था में जाने वाला है। तो और एक ये सवाल है कि सर आप तमिल है तेलुगु है, राइट? मैं लोकल हूँ। यहाँ का लोकल हो। तो सर आप जब प्रेसिडेंट बने हैं लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के, तो आप लोकल हैं, तो मतलब आपकी क्या रणनीति होगी? क्या आप, मतलब आप एक वकील हैं तो वकील का तो यही होता है कि सबको एक ही तराजू में तोले। तो आप कभी भी मतलब ये कह सकते हैं सीना ठोक के कि सबको एक ही बराबर और सबकी बात सुनेंगे और हर किसी की बात सुनी जाएगी? क्योंकि अंडमान में है कुछ, मतलब यहाँ पे इतना नहीं होता है, बाहर होता है कि नीची जात ऊंची जात दबाया जाता है, बात उठाया जाता है, ये सब। तो हमारे यहाँ पे तो ये होता नहीं है ज़्यादा। फिर भी जितना भी होता है, क्या इस चीज़ पे मतलब? देखिए, जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, 22 साल हो गया वकालत में मेरे पास तो जो भी क्लाइंट हो वो मेरे क्लाइंट है। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो दलित हो, वी डोंट केयर। हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को उनको एज ए एडवोकेट, हमारा धर्म ये है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आए आप केस करो। वी डोंट सी वेदर इज मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बंगाली, वट एवर इट इज़। दूसरी बात यह है कि अंडमान में मुझे नहीं लगता कि वी हैव अ कास्टिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आज भी ईद होगा तो हम जाते हैं अगले के घर में, क्रिसमस हुआ अगले के घर में जाते हैं, वो अगर दिवाली है हमारे घर आते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो ऐसा ऊंच नीच है नहीं। हाँ, अगर ये आता है तो गलत है। इसको डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि ना हो अंडमान में। ये तो मिनी इंडिया बोलते हैं अंडमान को। तो हम चाहते हैं कि भगवान ये खुशहाली पूरा आइलैंड में हमेशा रखे। तो ये टॉपिक तो हो गया 100% रिजर्वेशन का, जो हमारे अंडमान के यंग यूथ के लिए था। अब जो दूसरा टॉपिक मैं ये उठाना चाहूँगा, जो ड्रग है सर, ड्रग इन द सेंस
जैसे हम जो कहते हैं गांजा, ड्रग्स, जो कुछ लोकल भाषा में पत्थर कहते हैं उसे, जिन्हें, हाँ, और ड्रग्स में शायद नशीली पदार्थ भी आ जाता है, सिगरेट आ जाता है, पान, बीड़ी, सुक्का गांजा जो भी है। तो ये जो है सर, लोकल बाउंड एसोसिएशन मतलब ड्रग्स जो है, मतलब इतने तादाद में बढ़ रहे हैं, ये इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल अंडमान निकोबार में यूथ कर रही है, तो इसके लिए कुछ करेगी लोकल बाउंड एसोसिएशन आपके लीडरशिप में? देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटी ड्रग ये कैंपेनिंग कर सकते हैं। अब ये चीज़ लोकल यूथ को, आइलैंडर्स का यूथ को समझना है कि ड्रग्स क्यों ज़रूरी है। लाइफ में ज़रूरी नहीं है, ड्रग्स होने से ही आप जी पाओगे। दूसरी बात यह है कि अब अगर आप सही मायने में मुझसे पूछना चाहते हो तो सिर्फ हमारा दो ही सोर्स है ड्रग्स आने का, एक शिप है, एक फ्लाइट है। जी, मैं भी ये कहना हूँ। ठीक, मैं 22 साल से वकालत में हूँ, मैंने बहुत एनडीपीएस का केस किया। अभी अगर कोई मेरा वीडियो देखेगा तो बोलेगा एनडीपीएस का 21 को बचाता है, मगर मेरा धर्म है, वो मेरे को करना है, एज एडवोकेट मेरे को करना है। मेरे पास एक मर्डर करके भी लोग आएगा तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मर्डर किया है, मुझे उसको सेव करना है। गलत सही इन्वेस्टिगेशन करना काम पुलिस की है। अब ये दो क्षेत्र से मेलैंड से ड्रग्स आती है, अगर आप इसको सील करो तो ड्रग्स अंडमान में आएंगे कैसे? देखिए, ये चीज़ मैं फिर घूम के वही बोल रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ हमारे नेताओं को समझना है, कुछ चीज़ हमारे ब्यूरोक्रेट्स को समझना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है। आपका बच्चा रात में 10 बजे घर नहीं आ रहा है और आप इत्मीनान से दरवाज़ा बंद करके सो रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग अ चांस टू योर किड्स कि आप गलत कर रहे हो एंड यू आर एनकरेजिंग देम। द सिंपलेस्ट वे इज कि आप अपना घर ठीक करो, मोहल्ला अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मुद्दा यही है कि सर भी यही कहना चाहते हैं कि शिप और एयर, मतलब शिप से आ सकता है, एरोप्लेन से आ सकता है ड्रग्स, ठीक है, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी अगर ड्रग्स आ रही है तो कैसे आ रही है? तो ये फिर कुछ होगा जो शायद फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर सरकार करे तो ये शायद ठीक होगा। और ये जो आपने माँ बाप का मुद्दा उठाया, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है और अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है। और माँ बाप की ये एक पॉइंट होता है कि माँ बाप अगर कोई ड्रग यूज़ करते हैं अपने लिए, तो अगर वो छोटे बच्चों के सामने, क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो तो माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। तो अगर आप माँ बाप, अंडमान निकोबार के माँ बाप अगर इस तरह करेंगे कि वो बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे हैं या पान खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन पे तो बुरा असर पड़ेगा। तो आई थिंक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको, माँ बाप को कहें कि बच्चों के सामने कम से कम जो है नशीली पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। देखिए, मैं वही बोला ना, आप अगर अपने घर को सुधार रहे हो तो ऑब्वियसली मोहल्ला उस चीज़ को देख के वो भी फॉलो करेंगे। आज आप कहीं पर भी दुकान में खड़े हो, आप यू आर जस्ट स्मोकिंग और फैगिंग आउट देयर, लोग ये देखते हैं कि वो धुआं तो छोड़ रहा है या वो पान खा के थूक रहा है, मगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो कौन बताएगा? ये तो मैं वही बोला ना आपको, अच्छा चीज़ भी घर वाले सिखा सकते हैं, बुरा चीज़ में इनकरेज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पेरेंट्स। और मैं ओपनली माँ बाप को भी नहीं बोलूँगा, यंग जनरेशन को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। इनका पढ़ाई खत्म होता है, जॉब नहीं है, इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको गांजा चाहिए, इनको दारू चाहिए। अरे ये तो हम भी तो यंग एज से ही निकल के आज वी आर इन दी मिड एज, हम तो ऐसे ही 40s में नहीं पैदा हो गए ना, हम भी तो उसी एज से आए। तो यंग जनरेशन क्यों नहीं समझती कि माँ बाप जो इनके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं, एंडेवर लगा रहे हैं कि उनको बच्चों को पढ़ा करके एक मकाम में लाए, पढ़ने के बाद जॉब नहीं है। मैंने लास्ट इंटरव्यू भी जब दिया था, मैंने बोला था जॉब नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? मोदी जी की कई स्कीम्स है जो आपको बैंक से लोन मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट रखना है, आपको लोन मिलना है, कोई श्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बट आप इनकरेज नहीं कर रहे हो अपने आप को कि मुझे ये करना है। एडमेंसी नहीं है ना यंग जनरेशन के पास कि मुझे कुछ कमाना है। क्यों मालूम है? सुबह घर से निकलते हैं, माँ बाप 500 रुपये हाथ में दे देते हैं, एट द एंड ऑफ डे बच्चा शाम को जब घूम के आता है तो नशे में अंदर घुसता है। 10 बच्चे अगर 500-500 रुपये जोड़े तो 5000 हो गया, नशा कर लो। ठीक है, तो मैं वही बोला ना कि आपके पेरेंट्स को समझना है, बच्चों को समझना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कितना बोलो, पुलिस अथॉरिटी को कितना बोलो, अब उनकी भी एक लिमिटेड रिसोर्स है जहाँ पे वो अपना एक्शन ले सकते हैं या उनको खबर मिलता है। कई ऐसे डीलर्स हैं जिनका माल उतर जाता है, पुलिस को खबर नहीं है, उनका मुखबिर को खबर नहीं है, तो हम पुलिस को भी गलत क्यों बोले? आप बताएं, जब अपने ही घर में माँ बाप बच्चों को रात भर बाहर घूमने की आज़ादी दे रहे हैं, पुलिस कितना कंट्रोल करेगी? आप बताइए। पुलिस पकड़ के अगर एक डंडा लगा दे, कल कोर्ट में आके बोलेंगे मेरे बच्चे को पुलिस मार दिया, उनके ऊपर एक केस हो जाएगा। तो सब कोरिलेटेड है। जहाँ आपको
मिल करके चलना है, आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है और उससे आगे कुछ नहीं। अच्छा, मुझे एक ये मुद्दा उठाना था कि ये जो सिगरेट है, जो भी है, गांजा, सिगरेट, शायद जॉइंट भी कुछ कुछ नाम है इनके। जी, तो ये जो है ना आजकल एक ट्रेंड हो गया है कूलनेस का, कि आजकल के यूथ, मैं 19 साल का हूँ, तो मेरी जो एज के लोग हैं 18, 16, 16 से 19, 20, जो टीनेजर्स हैं हम, तो ये जो टीनेजर्स हैं इन्हें बहुत कूल समझते हैं, तो वो किसी बड़े भैया या फिर बड़े किसी को देखते हैं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, हम भी अगर सिगरेट पियेंगे तो कूल दिखेंगे। तो ये क्या है माजरा सर, आप शायद बता सकते हैं। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वही मेंटल एक्सपोजर आपका। कूल क्यों बोल रहे हैं मालूम? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप दारू का नशा करते हो तो स्मेल आता है। गांजा, मेथ, स्टोन जो आप बोलते हैं, या कोई भी तरह का अदर नार्को ड्रग्स आप लेते हो तो उसमें स्मेल नहीं है। एंड आप एक कंज्यूम करो या दो कंज्यूम करो, होल डे इट विल गो ऑफ। शराब आप पीते हो तो दिन में टॉप अप होना पड़ता है आपको 6 घंटे 5 घंटे बाद, उसमें नहीं है। एंड नो बडी कैन मेक आउट कि आप नशे में हो गए। दैट इज़ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ थिंग्स कि दे से आई एम कूल डूड, इट्स नॉट लाइक दैट। आप ये जितना भी आप ड्रग्स बोल दो, नार्को ड्रग्स, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर ब्रेन। कई साल, कुछ 5 6 10 साल के बाद में एज पर योर कंजम्पशन आप पूरा आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। पेरेंट्स का आप मनोस्थिति बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि माँ बाप कितना तकलीफ से उनको पढ़ा रहे हैं। आज मैं पेरेंट्स हूँ, मुझे पता चलता है कभी कभी कहीं कहीं मैं अपना ख्वाहिश मारता हूँ पैसे को लेकर या कुछ परचेसिंग को लेकर के, क्योंकि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को चाहिए होता है। एंड वी डू दिस सेक्रीफाइस ओनली बिकॉज कि हम चाहते हैं मेरे बच्चे हमसे अच्छा रहें। एट द एंड ऑफ डे अगर बच्चे पढ़ के आने के बाद में और नशे में हैं तो माँ बाप को क्या मिल रहा है बताइए। मैं इस इंटरव्यू के थ्रू मैं अपील करता हूँ मेरे यंग जनरेशन को, जो भी है, वी से कि यंग जनरेशन इज़ दी होप ऑफ इंडिया, होप ऑफ नेशन। आज यंग जनरेशन ऐसा है कि दे कांट इवन रन फॉर 10 किलोमीटर्स। उनका फिजिकल कंडीशन इतना ख़राब है बिकॉज ऑफ दिस नार्को ड्रग्स। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एज ए बड़ा भाई या जो भी आप समझो मुझे, कि भाई एटलीस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस। ये आपको आगे लॉन्ग रन में कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है। जी। और ये जो हमारी न्यूज़ है, न्यूज़ ANI, ये एक हैशटैग चला रही है, हैशटैग ड्रग्स फ्री अंडमान। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप इस हैशटैग, मतलब हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मुहिम है, इसमें आप हमारा सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये लोकल बॉन्ड का मुद्दा हो नहीं हो, एज ए पर्सन, एज ए फादर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं चाहता हूँ कि जो भी इसमें काम करें, रिहैब उनको करना है, अगर कोई एडिक्ट बच्चा है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, बिकॉज आई हैव गॉट माई किड्स एट होम। मैं किसी बच्चे को, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, एज बिकॉज आई एम अ डिफेंस एडवोकेट, आई एम प्रैक्टिसिंग इन माई प्राइवेट फील्ड, मुझे ड्रग डीलर को डिफेंड करना पड़ता है, रेपिस्ट को करना पड़ता है, मर्डर करने वाले को करना पड़ता है। बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम ऑल्सो अ फादर, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट। हमको जहाँ तक लगेगा मैं इसमें जो योगदान दे सकता हूँ, फाइनेंशियली बोलो आप, मेरा पर्सनल पार्टिसिपेशन कहीं पे, कहीं किसी को काउंसलिंग करना है, आई एम रेडी फॉर दैट। सर, मुझे ये पूछना था कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन है, इसकी जो सर फंडिंग आती है, जो पैसे आते हैं आपको खर्च करने के लिए, जो उसका उपयोग आप कैसे करते हैं? देखिए, पैसे तो वैसे हमारा कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हम मेंबर्स जो हमारे हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ। अगर हमको कोई बाहर से डोनेशन दिया, हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉलिटिकल थिंग। हम लोगों को कुछ करना है, जैसे कोई लोकल आदमी है, किसी को कुछ तकलीफ है, हम उसको अगर कुछ कर सकते हैं उसके लिए, तो हम उसको अपने से ही कंट्रीब्यूट करके जो भी है देते हैं, बट वी डोंट हैव एनी प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। सो ये एक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कहें तो और बेहतर होगा। तो सर, एक चटपटा सवाल था मेरा, कि आप एक एडवोकेट है, राइट? तो एक वकील जो होता है वो, और वकील जो होता है उसके पास जो केसेस आते हैं, आपने तो इतने सारे केसेस लड़े हैं, तो एक इंसान कितने हद तक मतलब जा सकता है अपने आप को, अगर वो गलत भी हो तो सही प्रूफ करने के लिए? देखिए, डिपेंड्स। मैं फिर अल्टीमेटली स्क्वायर बैक टू माय पॉइंट, कोई जगह लॉ में ऐसा नहीं है कि कोई मुलजिम है वो छूट जाएगा, देयर इज़ नो प्रोविजन। इट डिपेंड्स कि हाउ फार द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर। ठीक, उसके बाद में पुलिस की भी गलती मैं नहीं बोलूँगा, आई जस्ट रिपीट टू दैट पॉइंट। एक केस हुआ, समझिए आज हुआ 2022 में, उसका विटनेस शुरू होता है 2025 में। जो आदमी आई विटनेस है, कहीं ना कहीं उसका मेमोरी फेड हो जाएगा, कहीं उसको अगला पार्टी जाके कन्विंस कर लेगा,
तो ऐसे फील्ड में अगर आप रहोगे और इतना डिले होगा आपका प्रोसीजर या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस नहीं मिलेगा. वी से कि जस्टिस एट द डोर स्टेप इज मोर वेलकम देन एट अ लेटर स्टेज. तो आप जितना प्रोसेस को शॉर्टन करोगे, जितना आप मैटर को जल्दी से कोर्ट में लाओगे, उतना कन्विक्शन रेट आपका ज़्यादा होगा. और क्रिमिनल का मेंटेलिटी तो यू कैंट मैनेज विद एनी अदर थिंग्स. उनको आप कुछ भी करो, उनको जो करना है वो करेंगे. उनको रिहैब आप कर ही नहीं सकते हो. जो मेंटली सिक है, यू कांट रिहैब दैट पर्सन. सर हाँ, मुझे मेरा और एक सवाल था कि ये जो रिसेंटली गर्ल्स का मैरिज जो है एज है 18 से 21 हुआ है, और ये मतलब किस हद तक सही है? क्योंकि ये आपको ये लॉ कैसा लगा कि लड़कों का भी 21 है, लड़कियों का भी 21 है? देखिए, ये 18 16 ये जो है, इट डिपेंड्स कि हाउ योर सोसाइटी ग्रेजुअली इंक्रीज. अब पहले के टाइम पे आप देखिए, लड़की बच्चा होना, काफ़ी फैमिली सोचती थी यार मेरे को लड़की बच्चा हो गया है. इट वॉज लाइक अ कर्स. आज के तारीख में जिस घर में बेटी है, आप यकीन मानो वो घर बहुत खुशहाल है. एज ए हिंदू वी से बेटी लक्ष्मी है. ठीक. तो इन दैट सेंस अगर आप लोगे 18 21 हार्डली इट मैटर्स. वो देखिए, आप 18 रहेगा, जिनको शादी 18 में कराना हो 18 में कराएंगे. 21 हुआ है, जिनको 21 में कराना हो 21 में. बट येस देन, आज लड़कियां हर क्षेत्र में है. चाहे आप डॉक्टर लो, इंजीनियर लो, साइंटिस्ट लो, पॉलिटिशियन लो, जहाँ देखो वहाँ है. तो उनको भी ग्रेजुअली उनको भी इंक्रीज होना है. आप 18 में अगर रोक दोगे एज लिमिट, तो गाँव क्षेत्र में ऐसा होता है कि 18 में ही शादी करा देते हैं. ठीक. अब 21 हुआ है, बच्ची समझिए 12 18 में क्रॉस करी, 21 आया, 3 साल में एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होगी. क्योंकि पेरेंट्स सब शादी नहीं करा सकते, तो उनको पढ़ाना है. तो इट इज़ ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड. एंड आई फील इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉ विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द रिसेंट टाइम. बहुत अच्छा चीज़ है. और आप जो हमारे अंडमान की यंग जनरेशन है, उन्हें मतलब कुछ कहना चाहेंगे, या फिर उन्हें क्या नसीहत देंगे या फिर सलाह देंगे? देखिए, यंग जनरेशन को तो ऐसा है ना कि उनको कुछ भी समझो समझ नहीं आ रहा है. दे वॉन्ट टू सी यूट्यूब ओनली फॉर दी सॉन्ग्स या फिर कुछ फनी वीडियो. दे डोंट. हाँ, यस, ऑफ कोर्स रील्स. दे विल प्रिपेयर देयर ओन फनी वीडियोस, टिकटॉक एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दे विल पोस्ट इट ऑफ. मगर कोई जगह भी आप यूट्यूब में कोई बॉडी बिल्डिंग का वीडियो या कोई अच्छा वीडियो कभी देखता हुआ कोई यूथ को आप देखोगे नहीं. तो आई कैन ओनली अपील, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट कि भाई, दिस इज़ योर टाइम. यू हैव टू ग्रो अप, थिंक ब्रॉड, थिंक, यू कीप योर व्यू क्लियर कि भाई आई वॉन्ट टू अचीव दिस इन माई लाइफ. डोंट थिंक कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट और आई एम डॉक्टरेट, तो इसके बाद में देखो भाई, आपको भगवान 3 टाइम खाना देगा बोल रहा है, नसीब में है. बट वो 3 टाइम खाने के लिए आपको मेहनत करना है. आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर योर डॉक्टरेट और वट एवर इट इज़, आपको जॉब नहीं मिलता है तो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट. लास्ट इंटरव्यू में मैंने बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ, 99 में जब आई जॉइंड एडवोकेसी, मैं जूनियर था. एंड आई एम ब्लेस्ड कि बहुत अच्छा एसोसिएशन से मैं बाहर आया सीख करके, चौहान बहादुर एसोसिएट्स. 1,500 रुपये मेरा सैलरी हुआ करता था 3 साल तक. आज के तारीख में किसी बच्चे को आप अगर महीने में 20,000 भी देते हो तो उसको कम लगता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर खर्चे में ज़्यादा है. आपको हार्ड वर्क करना है. अगर मैं 99 में सोचता कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैंने 98 में एसआई के लिए दिया, 2002 में दिया, 2006 में दिया, मेरे को नहीं मिला. अगर मैं वहीं रुक जाता लाइफ को लेके, तो आज शायद यहाँ नहीं आ पाता. तो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर बेटर डेज. और सर, आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, लाइक आपने क्या स्ट्रगल देखी, कैसे आप एडवोकेट बने, और जो है आपका मतलब सक्सेस का थोड़ा बहुत राज? इट इज़ वेरी फनी, क्योंकि आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स. तो साइंस तो स्कोप था ही नहीं. आर्ट्स लेके पढ़े. देन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे वेंट टू बैंगलोर. फिर बैंगलोर एक अच्छा जगह सुना तो बैंगलोर देखने जाना था. वैसे चले गए एलएलबी करने. बाय गॉड ग्रेस पढ़ते रहे 5 साल, पास भी हुए, क्लियर हुआ. इंटरेस्ट था कि हाइट फिजिक थोड़ा सा ठीक रहा, एंड आई वाज इन बॉडी बिल्डिंग लाइन. तो सोचा कि नहीं ऐसा ही में देंगे, फिर कोशिश करें, वहाँ भी नहीं हुआ. बट आई एम ब्लेस्ड, मेरे सीनियर बहुत अच्छे थे. चौहान साहब, मेशाक साहब, अगस्तिन मेशाक साहब, हेमराज बहादुर साहब, दे वर माई सीनियर. मैं उनके अंडर था. एंड दे गाइडेड मी इन दी मैनर कि भाई आप पहले सीख लो. व्हेन यू आर सक्सेसफुल, मनी विल फॉलो यू. एंड बाय देयर ब्लेसिंग, बाय ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स, माई
फैमिली, एवरीबडी, माय फ्रेंड सर्कल। आज 22 साल के बाद मैं यहाँ मुकम्मल बैठा हूँ, जहाँ मेरे संग मेरे कई जूनियर्स है या मेरे फैमिली के तरह लोग हैं मेरे साथ ऑफिस में। और सर मेरा ये आखिरी सवाल होगा कि सर जो ये इतने क्राइम होते हैं, जैसे आप क्राइम से तो डेली आपका डील करना होता है, ये क्राइम कितना इसमें मेंटल हेल्थ का मतलब जो है हाथ रहता है? क्योंकि हम आज सिर्फ जो है अपने फिजिकल हेल्थ को देखते हैं कि आज टांग टूट गया, ये वो जो भी अंदर फिजिकली जो हो रहा है, जो हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो कितने हद तक क्राइम को बढ़ावा देती है? एक्चुअली इफ यू सी, ऑफेंस अगेंस्ट फीमेल या गर्ल चाइल्ड इज बाय द साइकोपैथ्स जो मेंटली सिक है ना। अब आप बताइए, एक 9 साल की बच्ची है, आपको उसमें क्या सेक्सुअल दिखता है, हमको बताइए ना। आई नॉर्मली डोंट फाइंड एनीथिंग एज ए मैन, आई डोंट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट। मगर आप देखो 55 उम्र का बुजुर्ग या 60 उम्र का बुजुर्ग उनके संग में बदसलूकी किया बच्चे के संग में, ये इसको मेंटल सिकनेस बोलते हैं। इसको दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर साइकोपैथ्स। उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है, दे आर साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस्ड, इसीलिए ये ऑफेंस होता है, स्पेशली रिगार्डिंग फीमेल्स एंड गर्ल्स ऐसे। और बाकी जो क्राइम्स है, लड़ाई झगड़ा, ये तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ड्रग्स एंड ऑल। जवान खून है, नशे में है, बस हुआ कुछ उतरा, मार दिया उठा के कुछ भी। रिसेंटली बहुत मर्डर्स ऐसे ही हुए हैं कि नशा था नारकोटिक्स का और मर्डर हो गया है। तो नो बडी इज क्रिमिनल बाई बर्थ, या तो सर्कमस्टेंस या तो साइकोलॉजिकली ही इज वीक, समवेयर ही वांट्स कि उसको सेटिस्फेक्शन इससे मिले एंड ही इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग। इतना ही है क्रिमिनोलॉजी, नथिंग एल्स। तो आपका समय बहुत मतलब कीमती समय देने के लिए हमें शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी से उनके विचार, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे ही हम मतलब जो हमारे समाज के जो लाइक ही इज़ अ प्रेसिडेंट नाउ, और वो एडवोकेट भी हैं, जो उच्च श्रेणी के लोग हैं, उच्च श्रेणी यानी जो एक पोजीशन में है, इन लोगों से हम आगे भी ऐसे ही बात करते रहेंगे, उनके विचार आपके सामने लाते रहेंगे। और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि हमारे एडवोकेट जी का आपकी कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं राहुल मजुमदार, कैमरामैन नवीन के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।